हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैच विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें पिछले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो हैं ये मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। और आज का जो पेपर हम डिस्कस करने वाले वो पेपर हुआ था 28 नवंबर 2021 को, शिफ्ट नंबर सेकेंड में। और हम साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि जिसका सिलेबस हो रखा है उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर सिलेबस हो रखा है तो आप चेक कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही रास्ते पे है भी या नहीं है। क्योंकि सीखना अलग चीज़ होती है और पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी चाहिए हर किसी को। और जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ है उनके लिए भी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उस तरीके से आपको सिखा रहे हैं ताकि अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तब भी आपको क्वेश्चन तो सारे समझ में आएंगे ही। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। और बने रहिए इसी साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने लिए घरेलू खर्च पे खर्च करता है, 15% किताबों पर खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 12,397 रुपये की बचत की। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहे हैं राकेश जो है, अपने आय का, इनकम का 20% तो ये क्या कर रहा है, घरेलू खर्च पे कर रहा है, हाउस होल्ड पे। उसके बाद बुक्स पे कितना कर रहा है, 15%। और क्लॉथ्स पे कर रहा है ये 30%। ओके, तो ये कितना परसेंट खर्च कर दिया इसने। अगर मैं राकेश की इनकम मानता हूँ, इनकम होता है क्या, इनकम इक्वल टू होते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं इनकम 100 मानता हूँ इसकी, तो इसने खर्च कितना कर दिया, इनकम का ही किया है, तो ये कितना खर्च हो गया, 30 20 50 और 65। तो 65% खर्च किया, तो 100 का 65% कितना हो गया, 65। तो सेविंग कितनी बची इसकी, 35। तो 100 हो गया। तो हमसे कह रहा है 12,397 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब है कि 35% की बचत कर रहा है ये। तो 35% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12,397। हमसे क्या पूछेगा, उसकी मासिक आय क्या है, तो हमें इनकम निकालनी है। तो इनकम है कितनी, 100। यहाँ से हम 1% निकालने, कितना हो गया, 7 से काटा, 7×35, बचा क्या, 7 तिकम 7, 53 हो गया, 5 बचा 53 हो गया, 7×7 = 49, बचे 4, 7 से 49, 7 एकम 7। तो 5% की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 1771। तो 100 की कितनी होगी, इसमें 20 का गुणा कर दें तो ये बन गया 100। इधर भी हमने 20 का गुणा किया तो कितना हो गया, 0, 2 एकम 2, 2×7=14, 4, हाथ से लगी 1, 2×7=14, 1 15, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2, 1 3। तो ये हो गया 35,420। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है 0.557 पे बार है, माइनस 0.355 पे बार, प्लस 0.245 पे बार। तो इसे सॉल्व करना है। देखो, अगर जैसे आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या है, जितने पे बार लगता है उतने बटे में क्या आ जाता है, 9 आ जाते। तो ये आ गया आपका 2/9। जैसे 25 पे बार लगा हुआ है, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो ये हो जाएगी संख्या आपकी 25/99। भाई अगर संख्या आपकी है 255 और इस पे बार लगा हुआ है, तो ये आपकी क्या होगी, 255। और जितने पे बार लगा हुआ है उतने तो अपॉन में कितने आएंगे, 0। तो सॉरी, उतने आएंगे 9। और जिस पे बार नहीं लगी उस संख्या पे आएगा 0। और वो जिस संख्या पे बार नहीं लगा वो संख्या हो जाएगी माइनस। ये तरीका है। तो ये कितना हो जाएगा, 255 में से 2 गया तो 253/990। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो अब हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना। तो क्या है, देखते हैं इसको। तो 0.557 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.557। और बार किस पे नहीं लगा, 5 पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। और बार लगा कितनी, 2 संख्या तो 2 तो 9 हो गए। और एक पे बार नहीं लगा तो ये हो गया 0। ऐसे ही माइनस किया तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 355। 355 लिखा, इस पर बार 1 पे नहीं है तो वो किस पे नहीं है, 3 पे, तो 3 हो गया माइनस।
अपॉन में क्या आ गया, 2 पे वाल लगा हुआ तो 2 9 9 आ गई और 1 आ गया 0, प्लस का हो गया क्या 245 और माइनस का क्या होगा 2, क्योंकि इस पर 2 पे वार नहीं लगा है तो ये 2 हो गया। अपॉन में क्या आ गया 9 9 0। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया देखो हमारा 557 में से 5 गया कितना बचा 552 बटे 990 माइनस का 355 में से 3 गया 352 बटे 990 प्लस का 245 में से 2 गया तो 243 अपॉन में क्या आ गया 990। अब देखिए अगर मैं इसमें से माइनस करूँ क्योंकि एलसीएम नीचे का तो सेम ही आ गया तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं 990, ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा 552 माइनस का 352 और प्लस का आ गया 243। ओके, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो क्या बचा 2 में से 2 गया 0 0 और 5 में से 5 गया 0, उसके बाद 5 में से 3 गया कितना बचा 2 और ये इसमें ऐड कितना होगा 243 ऐड होगा 243 ऐड होगा 243 ऐड हुआ अपन क्या आ गया 990 तो आ गया आपका कितना 344 अपन में क्या आ गया 990, यही आपका आंसर हो गया 443 बटे 990। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 1,94,616 के हिसाब से घड़ियाँ की बिक्री करता है, हालांकि उसे क्रम से 10% और 15% की 2 क्रम में छूट देनी पड़ती है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखो जो छूट होती है हमेशा मार्क प्राइस पे होती है, मतलब अंकित मूल्य पे। तो पहली छूट क्या है 10% की, तो कितने बेच रहा है 90 में। अरे भाई एक सीधी सी बात है, 100 की चीज़ है उस पर 10% छूट दे रहा है, तो 100 का 10% डायरेक्ट निकाला कितना आ गया 10, तो बचा कितना 90। तो हम एक तो ये तरीका है कि 90 ऐसे 10% घटा के निकाल लो, एक क्या है कि 10 तो हो गया कम तो डायरेक्ट मैं 90% निकाल रहा हूँ क्योंकि 10% छूट ही हो गई तो 90% ही तो बचा, तो ये डायरेक्ट निकाला तो ये कितना हो गया 90। तो वैसे ही ये मैंने डायरेक्ट 90 बटे शो कर लिया। ठीक है, मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जिसका भी मैथ काफ़ी वीक है उसे भी दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी कर पाए पेपर में। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरी छूट क्या है 15% की, तो 100 में से 15 गया कितना 85% बचा। ये इसकी वैल्यू हमें दी गई, वो पेपर में कितनी दी गई, वो बोलता है बिक्री करता है, ये विक्रय मूल्य आ गया क्योंकि मार्क प्राइस की छूट होता है वही सेलिंग प्राइस होता है। वही हमसे कह रहा है कि प्रति कितनी 1,94,000, ये 1,94,616 की वैल्यू आ गई कि कितने में तो बेच रहा है वो, और 10% और 15% छूट देने के बाद, तो 10% और 15% छूट देने के बाद इतने बेच रहा है। तो हमसे पूछा मार्क प्राइस क्या है, यहाँ तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 से काटा ये 17 बार, 5 दूनी 10, 9 से सॉल्व किया मैंने, 9 दूनी 18, बचा कितना 1 14 हो गया, तो 9 एकम 9 बचा कितना 5 56 हो गया, तो 9 6 54 बचा कितना 2 21 हो गया, तो 9 दूनी 18 बचा कितना 3 36 हो गया, तो 9 चौक 36। उसके बाद इसे मैंने 17 से काटा तो 17 एकम 17 बचा कितना 4, तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 4 21 तो ये हो गया 46, 17 दूनी 34 बता कितना 112। उसके बाद आ गया 122 हो गया, तो 17 सत्ते हो गया 119, बचा कितना 122 में से 119 3 बचा, 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गया मार्क प्राइस का 1/100 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 12,72। अब इसमें 200 का गुणा इधर करेंगे तो ये आपका मार्क प्राइस आ गया, तो क्या आ गया MP। 2 का गुणा किया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2, तो ये आ गया 2544 और 2 जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 8 से 7 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 16 से 14 मिनट में भर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो हमारा ए है वो 8 से 7 मिनट में भर रहा है, वहीं वी जो है हमारा वो 1614 मिनट में भर रहा है।
तो एलसीएम आ गया क्या है, 16 से 14 आ गया, क्योंकि 8 से 7 दूनी 16 से 14 होते हैं। तो 8 से 7 दूनी, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, और इसकी क्या आ गई। तो अगर 16 से 14 लीटर पानी भरना है तो ये क्या है, ये 16 से 14 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट में ये एक पानी भर रहा है। इसको 8 से 7 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी भर रहा है। तो हमसे कह रहा है तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो हमें 16 से 14 भरना है, और दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो 2 1 3, तो 1 मिनट में 3 लीटर जा रहा है। तो 16 से 14 लीटर भरने में कितना लगेगा, 3 15, बचा कितना 1, 3 3 9, 3 8 24, 538 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बनपाल सेब के 60 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियों में बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़। आवश्यक पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ले लेंगे हम एचसीएफ। क्या कह रहा है, 60 90, तो 60 पेड़ तो उसके किसके हैं, केले के, मतलब बनाना। 90 पेड़ आम के, मैंगो के, नहीं 60 पेड़ है सेब के, खैर कोई मतलब नहीं है, किसी के भी हों। एप्पल के हैं, ये बनाना के हैं, और ये मैंगो के हैं। ओके, इसका हमने एचसीएफ लिया, तो 10 से गया सीधा, 10 का 60, 90, 10 90 और 10 12 हो गया ये। इसे मैंने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो चौक 12। तो हमें पता लग गया, हमसे कह रहा है आवश्यक पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता लग गया अगर वो 30 पेड़ लगा दे, सॉरी हाँ 10 या 30, अगर वो 30 पेड़ लगा दे तो ये 60 पेड़ तो 2 पंक्तियों में लग जाएंगे, और ये 90 पेड़ 3 पंक्तियों में लग जाएंगे, और ये 120 पेड़ 4 पंक्तियों में लग जाएंगे, और सभी में समान पेड़ लगने हैं। ये तो कह रहा है समान पंक्तियाँ लगाना चाहता है, तो 30 का लग जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाएंगे 30 की पेड़ की सभी पंक्तियाँ। तो हमसे पूछ रहा है तो आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 2 3 5 4 9, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है पी क्यू और आर का औसत वजन 52 किलोग्राम है। पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत, औसत क्या होता है, औसत होता है कुल योग अपॉन कुल संख्या। तो इनका योग कितना हो गया, तो यही हमें दिया गया, कुल योग पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया, और संख्या कितनी है 3, इसका औसत हमें कितना दिया गया 52। तो योग कितना हो गया इसका, पी क्यू प्लस आर, तो ये हो गया 3 दूनी 6 3 15, 156। ऐसे ही हमें पी प्लस क्यू का औसत वजन दिया गया है, तो पी प्लस क्यू का औसत वजन जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, अपॉन में जैसे 2 आएगा तो ये कितना 46, लेकिन 46 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 92। तो उनका योग कितना हो गया, तो योग हो गया डायरेक्ट लिख रहे हैं हम कितना 92। ऐसे ही क्यू प्लस आर का औसत जो हमें दिया गया वो कितना है 47, तो योग कितना हो गया, योग हो गया 94, इसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याएँ हैं और 3 संख्या होती तो 3 गुना हो जाता। अब हमसे कह रहा है क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पी क्यू प्लस आर का कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर का जो वेट दिया गया वो कितना दिया गया 156। यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूँ तो क्या है, पी आ गया, देखो प्लस 2 क्यू आ रहे हैं, तो प्लस का 2 क्यू और प्लस का आर, तो इन दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 4 2 6 और 9 9 18, तो 186 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि पी प्लस क्यू आर का वजन तो 156 किलोग्राम है, वहीं पी प्लस 2 क्यू प्लस आर का वजन 186 किलोग्राम। इसका मतलब है एक क्यू तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, लेकिन एक क्यू एक्स्ट्रा है, तो इस एक क्यू की वजह से ये वजन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो कितना हो रहा है, अगर इसमें 186 में से अगर मैं 156 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 5 गया 3, तो ये आपका आ गया 30 किलोग्राम। हमसे ये पूछा गया क्यू का वजन कितना है, तो क्यू का वजन कितना है 30 किलोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 2n को अगर मैं 11 से विभाजित करता हूँ तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है 8। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2n तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद 8 शेषफल बचता है। भाई हमसे कह रहा है कि अगर 24n को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अगर 24n इसे बनाने के लिए क्या है कि संख्या पूरी है, तो कैसे है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 20 को मैं 8 से भाग, सॉरी 20 को अगर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो आपने देखा कि 20 से एक बार गया 20, शेषफल कितना आ गया 9। तो हमें पता लग गया
इसको मैं n+9 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 20 11 से तो कट ही रहा है। इसको मैं ऐसे, एक मिनट को आप ऐसे समझो, इसको मैं 11+9 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 से मैं काट रहा हूँ, ये तो कट ही रहा है, उसका शेषफल कितना बचा 9। वैसे ही क्या है, ये 2n तो 11 से कट रहा है, शेषफल कितना 8। अगर मैं इससे कह रहा हूँ कि इसको मैं, जैसे यहाँ 24n है, यहाँ मैं इसको कह रहा हूँ मतलब इसका, इसको इसको मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर ये मैं टोटल जो 20 है, 20 को मैं अगर n मानता हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं 14n में बदलना है, तो क्या होगा देखो। तो अब ये जो आएगा 14n की बात आएगी, अगर n में 20 को मारना तो इसका 14 में मल्टीपल होगा, तो ये संख्या तो फिर भी कट जाएगी, बचेगी क्या ये संख्या, समझ रहे हो। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 2n को अगर मुझे 24n बनाना है, तो इसको मैं 12 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो गया 12 दूनी 24n अपॉन 11, और प्लस का 8 में भी गुणा होगा, तो 12×8 = 96। अब देखिए ये संख्या है, ये तो कट फिर भी कट जाएगी, क्योंकि जब 2n कट रहा है तो ये 24n भी कटेगी। सपोज दैट आप ये समझो 11 संख्या है या 22 है, आसान सी बात है, अगर 22 है, मैं 11 से काट रहा हूँ, और इसमें मैं अगर सोचूं इसका मैं 8 गुना कर दूं, तो ये भी कट जाएगी। जब 22 कट रही है तो इसका 8 गुना क्या, जब यही संख्या कट रही है, इसमें कितना भी गुना करूंगा मैं, तो वो संख्या तो कटेगी पूरी पूरी। अब जैसे कि 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मान लो 24 है, 24 को मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से भाग कर रहा हूँ, तो 11 दूनी 22, तो इसको अगर मैं 24 को लिखूँ, तो 24 को मैंने लिख दिया क्या, 22 + 2। अब मैं 11 से काट रहा हूँ, तो ये तो कट ही रहा, अब मैं कह रहा हूँ इसका मैं 8 गुना करने पर संख्या क्या है, तो अगर मैं 8 गुना कर रहा हूँ, तो 8×22 आएगा, तो ये संख्या तो फिर भी कटेगी, क्योंकि ये पहले ही कट रही है। लेकिन 8×16, ये 16 हो जाएगी, तो हमें इसका ध्यान रखना कि इसमें कितना शेषफल लेगा, तो हमें पता लगेगा 8 11 = 11, तो यहाँ से 5 शेषफल बच गया। वैसे ही ये संख्या तो कट ही जाएगी पूरी, 24 है ना, ये तो कटेगा ही। तो हमसे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, तो हमें ये ना 96 पे फोकस करना है। तो ये हो गया 11×8 = 88, तो बचा कितना 8, 6 ये और 2 8, तो जो 8 ही आपका शेष बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आपको डायरेक्ट कभी मिले कि इसमें इतना किया इतना किया, तो जैसे इसमें 24n बनाना है, 2n तो है ही, तो हमें मुझे पता लगा 12 गुणा करना है, तो मैं 12 इसकी डायरेक्ट इसमें करता है, क्योंकि ये तो कटेगा ही, क्योंकि इसका कट ही रहा पहले से। तो 12×8 = 96 हो गया, 96 में डायरेक्ट अगर 11 से कर रहा हूँ तो मुझे पता लग गया 11×8 = 88, तो 8 शेषफल बचता है, तो हमसे डायरेक्ट निकालना, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, वृत्त श्रेणी का जो पद है 4 20 100, लास्ट पद जो दिया गया है वो क्या है 625, 5500, तो कितने पद हैं। तो टी एन पद निकालने का फॉर्मूला जो है वो Tn, आर की पावर है -n-1, ये Tn है, ये है अंतिम पद। ओके, ए कितना दिया गया, देखो ए होता है प्रथम पद, ए है कितना यहाँ पे 4, आर होता है सारवनपात, आर निकालते क्या है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो जो आर निकलता है वो क्या है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है, अगर मैं मान लूँ 20/4, तो ये हो गया 4 से 5, तो आर आ गया आपका 5। और ये नहीं सेकंड टर्म, इसका जो रेशियो इससे होता है ये सेम ही होता है, अगर मान लो मैं इससे निकालूंगा तो 100/20 हो गया, तभी 20×5 100 आ गया, तो ये R/5 ही आएगा। ठीक है, और अब आपको किसी को भी अगर जीपी से प्रॉब्लम आ रही है, जीपी के किसी क्वेश्चन में, तो इसमें मैंने ना कॉन्सेप्ट द डे में आपको मैंने करा रखा है, तो वो आप जीपी की एक वीडियो है ऐसी कुछ 30 से 35 मिनट की है, तो आप अगर वो देख लेंगे तो आपका जीपी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो Tn टर्म जो है वो कितना दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया कितना हमें, वो है 5500, ए कितना आ गया 4, आर कितना आ गया हमारा 5 की पावर n-1, हमें ये निकालना है कि एन टर्म कितना है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से 5500, अगर मैं यहाँ से इसे 4 से काट लूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 625 × 100, क्योंकि एन और जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये मैं 4 से काटा, ये हो गया 25, तो हमें पता लग गया 625 × 25 बचा। इसके में अगर तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ से
इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 25 और 5 की पावर n-1। अब यहाँ से मैं इसकी 5 की पावर में निकालूंगा तो क्या हो गया 25 और 625 क्या होता है 5 गुणा 5 पचम 25 गुणा 5 125 गुणा 5 625 और ये 25 तो होता है 5 गुणा 5। ओके, ये आपका कितना आ गया 5 की पावर n-1। अब 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गया 5 की पावर 6। ये किसके बराबर आ गया 5 की पावर n-1। तो इनका कंपेरिजन करने पे क्या मिला हमें n-1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6। तो यहाँ से n कितना आ गया हमारा 7। यही हमसे पूछा गया कितने टर्म्स हैं, तो वो कितने पद हैं, वो 7 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि 5115 रुपये में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी है, अगर हम वस्तु को 5115 में बेच रहे हैं, 5115 में, तो क्या है कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 10,230 रुपये में बेचने पर लाभ का 55% है। हानि जो हो रही है, अगर मैं 10,230 में बेच रहे हैं, अगर वहाँ पे मुझे 100 का लाभ हो रहा है, तो हमसे कह रहा है, अगर हमने मान लिया 100 का लाभ हो रहा है, तो हमसे कह रहा है कि अगर 5115 में अगर बेच रहे हैं आप, तो आपको लाभ का 55% हानि हो रही है। तो इसका मतलब 100x का अगर मैं 55% निकालूंगा तो क्या आ गया 55x। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लगा 55x। ओके, तो इन दोनों का अंतर कितना है? देखो ये क्या है, अगर 5115 रुपये में बेच रहा हूँ तो 10,230 रुपये में बेचने में प्राप्त लाभ, मान लो सीपी कोई है, क्रय मूल्य है कुछ, अगर 10,230 में हम बेच रहे हैं तो हमें जो लाभ हो रहा है ना उसका 55% हानि हो रही है। अगर 5115 रुपये में हम बेच रहे हैं तो हमने निकाल लिया, अगर लाभ हमने मान लिया 100x का हमें हो रहा है तो इसका ही 55% आया, कितना 55x। तो वो हमें लॉस हो रहा है अगर मैं 5115 रुपये में बेच रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से पता लगा यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो कितना आ गया 10,230 में से अगर मैं 5115 घटाऊंगा तो बचा कितना 5115 ही। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, देखो -55%। देखो 5115 से 10,230 पहुँचने के लिए हमें 55% की हानि भी कवर हो गई और 100 जो है 100% का लाभ भी कवर हो रहा है 100x का। 55x की हानि से लेके 100x का जो लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, वो हो गया 155। तो 155x की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से कितनी आ गई 5115। मैंने 5 से काटा, 5 3 15, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, 5 3 15। और ये एक्स तो मैं तुम्हारे लिए मान रहा हूँ, वरना एक्स मानने की जरूरत नहीं, कि मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपको ना रुपये और यूनिट में कन्फ्यूज ना हो जाए आप। तो 31 से काटा क्या हो गया 31 तियाँ 93, तो बचा कितना 7 और ये 2 9, तो ये भी 93 हो गया, तो 31 तियाँ 93। तो यहाँ से हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी कितनी 93। तो हमसे कह रहा है देखो सीपी कुछ भी होगा, अगर 10,230 में बेच रहा है तो मुझे 100x का लाभ हो रहा है, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33 रुपये। अगर मैं ये लाभ घटा दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि लाभ तो होता है क्रय मूल्य पे होता है और 100x का लाभ हो रहा है। तो एक एक्स में अगर मैं 100x का जो लाभ है वो निकाल दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो 10,230 में अगर मैंने एक एक्स की वैल्यू 33 है तो 100x की कितनी होगी 3300। 3300 मैंने माइनस किया, क्या आ गया 0 3, 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 3 गया 6। तो आपका जो आंसर आ गया क्रय मूल्य कितना है वो आपका है 6930। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है समझने में तो आप ना प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं उस पर मैंने यूपीएसआई के लिए, तो आप जाके वो देख लें। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वरना यहाँ से एक बार आप बैक करके देखें, दोबारा देख लें, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो वहाँ जाके वो वीडियो देख लें एक बार जाके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3 संख्याएं 13:15:17 के अनुपात में हैं। तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली एवं दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर है वो 529 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं 13:15:17। अगर मैं x मान रहा हूँ इनका, हालांकि x मानने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए मानूँ ताकि आपको ना यूनिट और रुपये में कन्फ्यूज ना हो। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुना, तो 17x का 3 गुना कितना हो गया
17 51x। तो कह रहा है हमसे पहली एवं दूसरी संख्या की योग, तो पहली और दूसरी संख्या का जो योग हुआ वो कितना हो गया 28x। तो कह रहा है योग के बीच का अंतर, इनके योग और इसका 3 गुने के बीच का जो अंतर है, तो अंतर है कितना 51 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा तो 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, तो 23 जो अंतर है वही 23x की वैल्यू जो हमें दी गई वो कितनी दी गई 529। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, तो 23 की वैल्यू आ गई 23। तो स्क्वायर हमेशा याद रखने चाहिए आपको, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको याद हो ताकि आप डायरेक्ट ही कर पाएँ, ऐसा ना हो कि ये भी काटने के लिए चल दें। अब क्या हो गया, तो हमसे पूछ रहा पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, ये 17x है, ये 13x है, तो कितना हो गया 4x का अंतर। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4x कितना आ गया, x हमारा 23 आ गया, तो 23 चौक कितने हो गए 92। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें थोड़ा वो है मिस्टेक है, वो क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भाग का है। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, क्या क्या दिया गया 10 260, उसके बाद सॉरी डिवाइड, उसके बाद क्या है 3/4, कोष्टक में क्या है 74 और प्लस 68, ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1 और 6 7 6 13 1 14, तो आ गया 142 माइनस का 28 इंटू 3/4। तो ये सॉल्व आउट करना है हमें। तो पहले मैं 2 से काटा, ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया कितना 14, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 एकम 2। तो मैंने एक कोष्टक की सॉल्व आउट कर लूँ, पहले तो क्या बचा 3, 3 का गुणा अगर 71 में होगा तो क्या हो गया 3 एकम 3 3 सत्तो 21, तो 213/2 माइनस का 14 3 42, तो ये आ गया कितना 42/2। अच्छा ये 2 हमने काटा क्यों, 2 हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि ताकि हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, ऊपर उत्तर आया, तो क्या 213 माइनस के 42, तो 13 में से 1 गया, 13 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 11 में से 4 गया 7, बचा कितना 171/2। तो हमें पता लगा जो कोष्टक की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 171/2। तो यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे, ये कितना है, तुम्हारे पास बचा कितना 10 260 डिवाइड बाई कितना आ गया 171/2, क्योंकि यही तो हमने सॉल्व आउट कर लिया ना ये कोष्टक जो है। अब देखिए 10 260 अगर इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 2/171। ठीक है, तो 171 छक्का होते हैं। देखो यहाँ से आप ना समझिए, छः का अगर मैं यहाँ यहाँ भी 6 है, इसका है, तो ये लगभग 6 का गुणा होगा। तो मैंने अगर चेक किया 6 कम 6 6 तो 42, तो वहाँ से लेके 4 6 कम 6 4 10, तो मुझे पता लगा ये 6 है, तो मुझे पता लगा ये आ कितना 60, तो 60 गुणा 20 2 कितना हो गया 120, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार 27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ क्या है। देखो कोई चीज़ है, मैंने मान ली 100x की है हमारी, उस पर क्या है 35% का लाभ कमा रहा है, तो 100 पे 35% का लाभ कमाएगा कितना 35x, तो इसका मतलब इसने बेचा कितने में 135 में। तो हमारे पास जो आ गई 135x की जो वैल्यू है वो कितनी है 27,000, क्योंकि कह रहा है 27,000 में बेचा और इस प्रक्रिया में से 35% का लाभ हुआ। तो अगर मैंने मान लिया मेरे पास स्टार्टिंग 100x था तो उसका 35% लाभ हुआ तो कितना हो गया 135, क्योंकि 100 का 35% 35 हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे पता लगा कि 135x में ये बेच रहा है जिसकी वैल्यू हमें दी गई 27,000। यहाँ से मैं सॉल्व किया, 100x निकालना हमें, तो हमने 7 से काटा, 7 से भी नहीं, ये ना 27 से रहा, 27 पंजे 135 होता है। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 5 तो 35, में पता लगा 27 का मल्टीपल है। तो ये जो है ये 27 पंजे तो 5x और 27 से कम 27, तो ये आपका आ गया कितना, 5 से काटा कितना हो गया x आ गया यहाँ से 5 दूनी 10 200, और 100x निकालना तो दोनों तरफ 100 का गुणा किया तो 2 जीरो इधर हो गए, तो ये आपका आ गया 20,000। अगर हमारा जो क्रय मूल्य है जो CP यहाँ से हमें पता लगा कितना है 100x है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20,000। हमसे कह रहा है अगर 22,300 में बेचा जाता तो उसका लाभ क्या होता। तो 20,000 की वस्तु अगर 22,300 में बेच रहे हैं हम, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना ले रहे हैं हम, तो प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है
20,000 की वस्तु 22,230 में बेच रहे, सॉरी 22,300 में, तो इसका मतलब है हमें 2300 रुपये प्रॉफिट मिल रहे हैं। और 2300 रुपये प्रॉफिट कितने मिल रहे, 20,000 रुपये। परसेंटेज में निकाला इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 11.5%। यही पूछा गया आपसे, तो आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3 साझेदार ए बी सी 42,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 21,200, बी को 31,800 और सी को 26,500 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितना धनराशि का निवेश किया गया। देखो जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और कितना टाइम किया। वो पार्टनर कितने भी हों, सब पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट निकलता है, जो प्रॉफिट है ना। अब यही हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, देखो वर्ष के अंत में इसे प्रॉफिट जो मिला, तो इसे प्रॉफिट कितना मिला, तो ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो है ना, तो इसे प्रॉफिट कितना मिला, 21,200 पहले को, ए को। वहीं बी को कितना मिला, 31,800। वहीं सी को कितना मिला, 26,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो हमें पता लग गया 212 अनुपात 318 अनुपात 265, इस रेशियो में प्रॉफिट हुआ है। हमसे क्या कह रहा है, ए सी द्वारा दोनों को कुल मिलाकर कितनी धनराशि निवेश किया गया। धनराशि जो निवेश की गई, तो यहाँ पे जिस रेशियो में हमें प्रॉफिट मिला उसी रेशियो में धनराशि हमारी निवेश की गई है। टोटल अमाउंट कितना निवेश किया गया, 42,000। तो ये तीनों कितना हो गया, अगर मैं जोड़ूँ तो 5 2 8 तो 10, 5 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 1 और 2 3, 1 4 और 4 और 6 10, जीरो बचा कितना 2, तो 2 2 4, 4 3 7 2 9। तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 905। 8 2 10, 10 5 15, 15 की 5 यहाँ से लगी 1, तो 6 1 7, 1 8 1 9, ये 9 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 2 2 4 और 2 2 4 3 7, ये 795 आ गया। तो हमें पता लगा 795 जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 42,000। ओके, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। हमें से पूछा गया कि किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और सी द्वारा कुल मिलाकर कितना किया, तो ए और सी का कितना हो गया, तो 265 में अगर 212 ऐड करेंगे में तो कितना हो गया, ये ए का है, ये बी का है, ये बी का है और ये सी का है। तो ए और सी का पूछा गया, तो ये ए और ये सी, तो कितना आ गया, 5 2 7, 6 1 7। हमें निकालना है वो कितने का निकालना है, 477 का। ओके, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, 42,000। ये पर नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया, 795 इंटू हमें निकालना कितना, 477। तो 477 का निकालने के लिए मैंने 477 को दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 477 की। अब देखिए मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5 बचा कितना 2, 55 25, 5 45, 5 से ये कटा, 5 8 40, 5 चौक 20, ये आ गया 8400। 159, ये इससे कटेगा नहीं, ये लगभग कट रहा है, 7 9 के 9 3 27, 159 यहाँ देखो, 3 नियम 27, अगर मैं 3 का गुणा कर 3 नियम 27, 7 यहाँ से लगी 2 तिप से 15 2 17, यहाँ से लगी 1, 3 एकम 3 1 470, ठीक है। तो जो 159 है, 159 यहाँ कितना हो गया, 477। हमारे पास जो आ गया वैल्यू आ गई, अब आ गई वैल्यू यहाँ से 477 की, वो कितनी है, 8400 गुणा 3, यही आंसर आपका हो गया। 0 0 तो चौक 12 2 हासिल लगी, 8 1 24 1 25, 25,200। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर एक मैदान में खड़ा है। यदि बच्चा वामाव्रत दिशा में 152 डिग्री 5 डिग्री मुड़ता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 62.5 डिग्री को मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखो दिशा आपको पता होगी, तो क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमसे क्या कह रहा है,
पहले वो क्या है, उत्तरी को उन्मुख होकर खड़ा है, इधर ऐसे मुंह करके खड़ा है। तो उसके बाद क्या है, वो 152 डिग्री मुड़ता है, किधर, बावन वृत्त। तो बावन वृत्त का मतलब इधर घूमा, तो 90 डिग्री ये हो गया। ये टोटल जो होता है वो 180 होता है, तो ये लगभग यहाँ पे 152 आ रहा होगा। ओके, उसके बाद कह रहा है फिर दक्षिणाव्रत ये 62 डिग्री घूमता है, 62.5 डिग्री, तो 90 ये है, और ये 62.5 घूमेगा, तो ये यहाँ पे पहुँचा। ओके, क्योंकि अगर मैं 152 में से 62 करूँगा तो ये 90 तो बचेगा। तो पहले तो ये 162 आया, सॉरी 152 आया, फिर 62 कम हुआ तो ये आ गया 90। अब हमसे कह रहा है अब वो किस दिशा की ओर मुख है, तो ये किधर है, पश्चिम की ओर। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिक ऊंचाई 9 है। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया जो होता है शंकु का वो होता है क्या, पाई आर एल प्लस आर। ओके, तो पाई हो गया कितना, 22/7। आर कितना हो गया, आर की त्रिज्या कितनी थी, 12। त्रिक की ऊंचाई जो एल है वो कितना दिया गया, 9। आर कितना है, 12। सॉल्व आउट करेंगे हम, क्या हो गया, 22/7 इंटू 12, और 12 9 कितना हो गया, 21। तो ये हो गया 7×21, तो ये हो गया 22×66, 66 गुना 12, तो 5×6 = 72 की 2 वहाँ से लगी 7, 5×6 = 72 और 7 79। तो आपका आंसर कितना आ गया, 752। एक कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। शंकु के बारे में क्या है, देखो जो कौन है, कौन के बारे में क्या है आपको, देखो कौन का जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। जैसे शंकु है क्या, शंकु यही तो है, ठीक है। अगर यही कर्व सर्फेस एरिया होता है वो इतना पूछा जाता है, तो ये पाई आर एल हो गया। वहीं अगर टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया को रेटेड सर्फेस एरिया बोलते हैं, ऐसे एल बोली होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर अभी टोटल सर्फेस एरिया पूछा गया तो क्या, टोटल सर्फेस एरिया का ये तो हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है, इसका ये भी एरिया जुड़ जाता है, तो ये कितना है, ये पाई आर स्क्वायर है। तो यही पाई आर एल में हम ऐड क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। जब हमने ये ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, पाई आर तो दोनों में कॉमन ही है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, एल प्लस आर। ओके, ऐसे इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्योंकि देखो उसका जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है, बेलन होता है क्या, देखो बेलन जो होता है, यही तो बेलन है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया इंटू एच। भाई शंकु के मामले में क्या है, ये इसका 1/3 हो जाता है, क्योंकि शंकु तो इतना ही बनता है, तो ये एक पार्ट ये खत्म हो जाता है, तो एक ही पार्ट बचता है, इसलिए 1/3 कर देते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, आगे आपके काम आएगी एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद ये दिया है, 455 और 567, तो 32 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, जैसे मैंने मान लिया 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जो अंतर हो उसका समान हो, सीरीज बनेगा उसका अंतर समान होगा, तो 3 का अंतर है। ऐसे मैं आपसे अगर पूछूँ चौथा, सॉरी मैं आपसे पूछूँ चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो चौथा पद पता क्या होगा, a + 3d। ए पहला पद जो होगा और प्लस 3d होते हैं, इसके 3 डिफरेंट। देखो चौथा पद पहुंचने के लिए क्या है, एक डिफरेंट हो गया, 2 डिफरेंट हो गए और 3 डिफरेंट हो गए। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैंने मान ली 2, मान कर ली है ही 2, 3। डी कितना है, कॉमन डिफरेंट, सॉरी जो डिफरेंट है वो कितना है, डी, तो डी, तो ये कितना आ गया, 3। तो 3 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। ऐसे ही चौथा पद जो है वो 11 है, 1 2 3 4। अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, तो हमें दिया गया है, हमसे कह रहा है 28वां पद है और 42वां पद है। अगर 42वां पद निकाल लें हम तो 42 टर्म्स जो है, तो 42वां पद क्या आएगा, पता क्या आएगा, ए प्लस, और उससे एक कम, 42 से कम कितने, 41 डी आएंगे। जो डी आएगा क्योंकि एक कम डिफरेंट निकलेगा, तो वो कितना आ गया आपका, 41 डी। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई, 567। वहीं 28 पदों का हमें कितना दिया गया, 55। तो
28 की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस 27D, उसकी वैल्यू कितनी है 455। तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे क्योंकि हम माइनस किया दोनों तरफ, तो यहाँ से ये ए खत्म हो गया, तो यहाँ कितना है 41D। तो 41D में 27D गए तो कितना बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, 3 में से बाहर गया 1, 14, तो 14D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ से 14 8 112। तो हमें पता लग गया डी है जो 8 है, तो हमने लिख लिया यहाँ से डी जो हमें मिल गया कितना मिल गया 8। ओके, अब यहाँ से अगर मुझे निकालना है, हमें ए और निकालनी है। यहाँ से अगर मैं ए और निकाल लूँ, ए निकालने के लिए मैं ना इसमें किसी में मान रख दूँ ए का, क्योंकि डी तो हमें मिल गया। अगर मैं इसमें मान रख रहा हूँ ऊपर वाले में, तो क्या है ए प्लस 41, डी कितना है 8, वैल्यू कितनी देगी 567। तो ए प्लस 8 एकम 8, 8 चौक 32 बराबर 567, और ये आएंगे इधर माइनस का हो जाएगा, तो 328 अगर मैं माइनस का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 17 में 8 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। तो हमें पता लगा ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 239। तो हमने यहाँ से निकाल लिया क्या ए जो है वो कितना है 239। ओके, अब क्या, अब तो मेरे फॉर्मूला में याद ही है, सम 42 पदों का योग निकालने के लिए। तो जो सम ऑफ एन टर्म होता है, ये हम रफ कर रहा हूँ, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म होता है हमारा, क्या होता है n/2 अपॉन इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n कितना हमसे पूछा गया, 22 पदों का योग पूछा गया, सॉरी 32 पदों का, तो n कितना है 32 बटे 2, 2 गुणा 239 प्लस n कितना है 32, 32 में एक गया कितना बचा 31, तो 31 गुणा डी कितना है 8। ओके, यहाँ से सॉल्व किया, ये कितना बचा गया 16, तो 239 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 400 हो गया, 39 दूनी कितना होता है 40 दूनी 80 होता है, तो 39 दूनी 78, तो ये आपका आ गया 478 प्लस 31 गुणा 8 किया तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो ये आपका कितना आ गया 248। अगर ऐड किया हमने तो कितना हो गया 16, 8 8 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 8 4 12 की 2 यहाँ से लगी 1, 5 2 7, तो ये आपका कितना आ गया 726। तो 16 का मैंने गुणा किया तो कितना बचा यहाँ से 16 छक्का 96, बचा कितना 9, 16 दूनी 32 और 9 कितना हो गया 32 और 9 41, बचा कितना 4, और 16 सत्ते 112, और 4 कितना हो गया 16, 116। ये आपका आंसर हो गया 11,616 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, 24 साल बाद वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है, अगर मैंने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो 12 साल बाद कितना हो रहा 7 गुना हो जा रहा। तो 7 गुने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मुझे रुपये दो, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, मैं तुमसे कहा मैं तुम्हारा दोगुना कर दूंगा, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, मैंने तुम्हें 2 रुपये दे दिए, ये दुगुना हो गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें 1 ही रुपये एक्स्ट्रा तो मैंने 1 ही दिया, एक तो तुम्हारा था ही। ऐसे ही तुमने मुझे 1 रुपये दिया, मैंने आपका 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना जरूर हो गई, लेकिन मैंने ऐड तो 2 ही किए ना। ऐसे ये 7 गुनी हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट जो ऐड होगा वो तो 6 ही होगा ना, समझ गए। तो अगर 12 सालों में 6 इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 ब्याज मिल रहा है, मतलब 6 गुना ब्याज मिल रहा है, तो हमसे कह रहा है कि 24 साल में क्या होगा। अगर मैं इन्हें दोगुना कर दूँ तो 12 दूनी 24, तो 6 दूनी कितनी होगी 12, तो हमें पता लग गया 24 सालों में जो होगा वो हमें ब्याज मिलेगा कितना 12। अगर 12 ब्याज मिला, एक पहले से था, तो कितना गुना हो जाएगा 13 गुना। यही आपका आंसर हो गया, समझ रहे। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बट अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ भाई, क्योंकि समझाना तो है ही तुम्हें मुझे। अब देखिए क्या है, अगर आपको किसी में दिक्कत आ रही तो सिंपल टेस्ट की आप वीडियो देख लें, पड़ी हुई है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब जिस टाइप के बन सकते हैं उसमें मैंने करा रखे हैं। अब देखिए क्या है, इंटरेस्ट होता है क्या, इंटरेस्ट डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हमसे क्या कह रहा है, हमसे पहले केस में बता रहा है 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो अगर प्रिंसिपल मैंने 1 मान लिया तो 7 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 6 ब्याज मिल रहा हमें, और कितने वर्षों में 12 वर्षों में, टाइम आ गया, और आर हमें निकालना है कि
कितनी ब्याज दर है, तो हमने यहाँ से सॉल्व किया। 4 3 12 है, 4 से कितना 25, ठीक है। 3 से काटा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमें पता लग गया जो आर है वो कितना है 50%। अगर आर 50% है, ये मिटा रहा हूँ मैं, तो हमें पता लग गया आर अगर 50% है। अब क्या मैं निकाल लूँगा 24 सालों में संख्या कितनी गुनी होगी, तो 24 सालों में प्रिंसिपल हमारा 1 है, इंटरेस्ट हमें निकालना है, और कितना आर कितना हमारा 50%, और साल कितने, टाइम कितना है 24/100, तो 50 से काटा 2, 2 से काटा 12, तो हमें पता लगा जो इंटरेस्ट हमें मिला वो कितना मिलेगा 12 1 पे। तो अगर 12 मिला है, 1 हमारे पास था, तो 12 1 कितना हो गया 13 गुना, तो ये 13 गुना आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। आपको जौन सा ठीक लगे वो कर लें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 4400 4400 में गुणनखंडों की संख्या कहती है। गुणनखंडों का मतलब होता है हमें यहाँ से प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके, तो हमें पहली बात देखो ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमें ना, अगर हमें स्क्वायर याद है ना, तो हमें डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 441 गुणा 100, तो 441 का मतलब क्या हो गया, 441 स्क्वायर किसका है, वो है 21 का, तो 21 की कितनी आ गई 21 गुणा 21, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने तो क्या आ गया 3 गुणा 7, 21 इसका भी कितना होगा 3 गुणा 7। ऐसे ही 25 का क्या हो गया, 25 का हो गया 25 गुणा 4, तो इसका कितना आ गया 5 गुणा 5, 4 का कितना आ गया 2 गुणा 2, तो हमें यहाँ पता लग गया यहाँ से 2 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 है 2 बार। उसके बाद 7 कितने बार है 2 बार, तो 7 है 2 बार, 7 का स्क्वायर कर लिया। उसके 5 कितने बार है 5 2 बार है। उसके बाद 2 कितने बार है 2 बार। और जब भी गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है तो ये जो ऊपर आता है जितने बार ये प्राइम फैक्टर आ गया उसका एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का कितना 3, यहाँ भी 2 है तो 3, यहाँ 2 का एक बढ़ा कितना हो गया 3, यहाँ 2 का एक बढ़ा कितना 3, तो 3 3 का 9 3 27 3 81, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नाव 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल चलती है और 28 घंटे में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ चलती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या कह रहा है, पहले केस में क्या कह रहा है कि नाव की स्पीड अगर मैंने बोट मान ली, जैसे मान लो क्या है, क्या देखो अगर धारा है वो भी इधर बह रही है और नाव इधर चल रही है, तो इन दोनों की तो ऐड हो जाएगी ना दूरी, वो स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। वहीं अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो वो माइनस हो जाती है। तो ऐसे इसमें पहले कह रहा है प्रवाह की प्रतिकूल चल रही, तो बोट माइनस स्ट्रीम जो है, तो उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करना है मुझे, तो वो है 135/27, क्योंकि 135 किलोमीटर जा रही है 27 घंटे में, तो इसका मतलब है ये 27 पंजे 135, तो हमें पता लग गया बोट माइनस स्टीम जो स्पीड है प्रतिकूल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं कह रहा है अनुकूल, तो फिर यहाँ से स्पीड जुड़ जाएगी कि अगर अनुकूल जा रही है मतलब सेम दिशा में जा रही है, तो बोट प्लस स्टीम आ गई, वो कितनी आ गई 196 किलोमीटर 28 घंटे में। तो 28 घंटे में 196 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ से काटा 4 7 28, 4 चौक 16 और 4 9 36, तो यहाँ से कितना आ गई वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से हमें दोनों मिल गई, क्या क्या मिल गया हमें, तो हमारे पास आ गया प्रतिकूल जो स्पीड है वो कितनी है 5, वही अनुकूल की में कितना आ गया, वो आ गया 7। हमसे अगर बोट की स्पीड पूछी गई है तो बोट की स्पीड के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि देखो ये तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो 2b 5 बार 5 और 7 कितने हो गए 12, 2 से काटा कितना 7, सॉरी 6, तो बी की कितनी बोट की कितनी आ गई 6, और इसमें मैं अगर वहाँ से रख दूंगा तो धारा की भी आ जाएगी, तो 6। लेकिन मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है जब भी आपको अगर बोट की निकालनी हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बोट की हमेशा जाना होगी। क्यों जाना होगी, क्योंकि अगर बोट की स्पीड कम होगी तो फिर बोट फिर तैर ही नहीं पाएगी, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी ना। धारा की अगर जाना हुई तो प्रतिकूल में तो वो चल ही नहीं पाएगी कितनी, वो तो पीछे रह जाएगी, तो उसे आगे बढ़ने के लिए जाना होना ही पड़ेगा। तो जब भी बोट की निकालनी हो तो इन दोनों को ऐड करके बटे 2 कर देंगे, तो 7 5 12/2, तो 6 आ गया। और वहीं अगर स्टीम की निकालनी हो तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 गया 2/2 किया तो कितना आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बोट की पूछी गई तो वो कितनी आ गई 6, अगर स्टीम की पूछते तो हमारी 1 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए जिनकी आयु 17 वर्ष और 18 वर्ष है 50,400 की वसीयत छोड़ी। ओके,
उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना है? हमसे क्या कह रहा है, डेविड का जो एक छोटा बेटा है वो अभी कितने का है? 17 साल का। ओके, डेविड का छोटा बेटा है वो कितने का है? 17 साल का। वहीं जो बड़ा बेटा है वो कितने साल का है? वो हो गया 18 साल का। बड़ा बेटा है 18 साल का। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि ये जो जब ये 20 वर्ष के होंगे, इन्हें इस हिसाब से रुपये दिया गया 15,400 को कि 20 वर्ष होने पर इन दोनों का पैसा समान हो जाए, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन क्या है, 10% पे चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल रहा है उसे। अब देखिए, तो इसको पहुंचने के लिए इसे कितने साल चाहिए? 3 साल। इसके पास 3 साल हैं, ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से। तो 10% जो फ्रैक्शन आई कितनी आ गई? 1/10। उसके बाद क्या है, यहाँ से इसे पहुँचने में 2 साल लगेंगे। तो अब देखिए, इससे जो इसका जो अमाउंट बनेगा उसके बाद 2 साल ब्याज लगेगा, तो ये पैसा समान होगा। अब देखिए, यहाँ से इसे पहुँचने में 1 साल लग जाएगा। ये जब 18 का होगा उसके बाद इसे जो ब्याज मिलेगा वो भी समान होगा, और ये 18 के बाद इसे 2 साल का ब्याज मिलेगा वो भी समान होगा। तो इसका मतलब इसे जो पैसा मिला है ना, वो पैसा इसे इतना मिला है कि इसका पैसा कम है, और उसे इतना मिला है कि 10% ब्याज मिलने के बाद वो जब 18 का होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 10% की वैल्यू का 10 है, 10 से 11 है। अगर मैं मान लूँ बी को अगर 11 रुपये दिया गया है और ए को कितना दिया गया? 10। सॉरी, सी को, छोटे वाले को अगर 10 दिया गया है और बी को हमने दिया गया इतना, बड़े वाले को 11। अगर 10 पे, तो यहाँ से ये जब 18 साल का होगा तो इससे कितना हो जाएगा? 10 से अगर 10% मिलेगा तो इससे कितना मिल जाएगा? 1 रुपये और बढ़ जाएगा इसका यूनिट में। तो ये किसी इसी का पैसा कितना बन जाएगा? इसका पैसा बन जाएगा यहाँ तक आने में 11। और देखो बी का भी 11 है, और इन दोनों का फिर देखो ब्याज तो समान ही मिलेगा 10%, इसीलिए यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनका जो पैसा बटा है वो 10 और 11 में बटा है। तो हमसे कह रहा है छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो टोटल अमाउंट कितना है? अगर बेटे को 10 यूनिट दिया है और बड़े को 11, तो कितना हो गया? 21। 21 की वैल्यू हमें देगी कितनी? 50,400। यहाँ से एक की निकाल लेंगे हम, तो एक की निकाली, 1 की 2 42, बचा कितना? 8। 1 की 4 84। तो यहाँ से एक की कितनी आ गई? 2400। लेकिन हमें तो पता है कि जो छोटे को है वो कितना मिला? 10 मिला है। तो एक की 2400 है, तो 10 की कितनी होगी? एक गुणा कर दिया तो ये हो गया 24,000। तो हमें पता लग गया छोटे को उसने 24,000 रुपये दिए थे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो पाइप 720 मिनट और 1170 मिनट में टंकी को भरते हैं। टंकी में एक रिसाव का पाइप भी है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव वाले पाइप को कितने मिनट लगेंगे? हमसे क्या कह रहा है, पाइप मैंने ए मान लिया एक, वो तो 702 मिनट में भर देता है। वहीं पाइप बी है वो 1170 मिनट में भरता है। लेकिन हम उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद क्या कह रहा है, टंकी एक रिसाव पाइप भी है, तीसरा पाइप है वो रिसाव पाइप भी है। तीनों को खोल दिया जाता है, ए भी जा रहा पानी, बी भी जा रहा है, लेकिन रिसाव वाला भी जा रहा है, वो कम कर रहा है। तब क्या है, खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। तब टाइम लगता है, कितना लगता है? 468 मिनट। यहाँ से इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम देखा हमने तो 117 दिख रहा है, तो 117 का मल्टीपल तो होगा ही। अगर मैं 117 ले लिया यहाँ से, तो 117 100 70 देखो 702 जो हो रहा है ना, 117 का 6 गुना है। 702 क्योंकि 117 6 गुना करेंगे 600 हो गया, 7 का 102 हो गया, तो 102 600 जोड़ के 702 हो गए, तो इसमें 6 आ गया। उसके बाद 117 गुणा 10, तो 2 पहले से तो 5 और आ गया, क्योंकि 6 में से 2 है ना, ऐसे में ही तो लिखते हैं, मिन मिन निकालते हैं। उसके बाद 468 है, तो 117 चौक होगा 468, 3 में से 2 है, एक 2 और बचा। देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर 20 और 25 का एलसीएम निकालना है तो क्या निकालते? पहले तो कॉमन फैक्टर देखते, 4 पंचे 20, या 5 से हमने काटा कितना? 5 चौको 20, 5 25। तो हमें क्या मिलता है? या ऐसे भी नहीं कर रहे, फैक्टर में हम निकाल ले, तो फैक्टर में ही समझें। क्या है कि जैसे 20 और 25 का हमने निकाला, तो 20 में हमें क्या मिला? 5 गुणा 4, और 25 में क्या मिला हमें? 5 गुणा 5। तो इनमें पहले हम देखते हैं कॉमन क्या, तो कॉमन मिला 5, 5 तो है ही, 5 है। लेकिन हमें ये 20 तक पहुंचने के लिए एक 4 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने 4 ले लिया। और 25 में पहुंचने के लिए 5 तो है हमारे पास, लेकिन 5 की और जरूरत पड़ेगी, तो हमने 5 ले लिया। तो ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारे जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 5 को 20 पंजे 60, 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए
ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें देखो 170 हमारे पास था, लेकिन हमें 702 पाने के लिए हमें 6 चाहिए। ये 10, इसमें 170 है लेकिन 10 है, तो लेकिन हमारे पास 2 तो यहाँ पे है ही, 5 की जरूरत पड़ी तो हमने 5 ले लिया। ऐसे ही 170 चौकू 467 होते, लेकिन हमारे पास 2 6 में तो आ ही गया, तो 1 2 की जरूरत पड़ी तो हमने 2 ले लिया। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे जब भी निकालेंगे। ओके, तो देखिए, सो 7 और 702 हो ही गया। उसके बाद बचा कितना, 10, क्योंकि 170 छक्का 702, बचा कितना, 5 दूनी 10, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10। ऐसे ही 170 और 5 दूनी 10 कितना हो गया, 1170, बचा कितना, 6, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। ऐसे ही 468 31, इसमें देखो 2 × 3 × 5 × 2 और 170, तो 117 चौकू 68 होते, तो 2 आ गया, 2 दूनी 4 ही है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15। यहाँ से हमें पता लग गया, तो हमें पता लग गया टोटल वर्क कितना आएगा। यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो कितना आ गया, वो हमारा कितना था, 117 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2, यही तो था। अब हमें जब भी निकालना हो टोटल वर्क निकालने के लिए, अगर मैं इसमें गुणा करूँगा, टोटल वर्क ही तो होता है। देखो मैं इसको ना आसान भाषा में समझाऊँ, जैसे मान लो 15 और 12 का एलसीएम निकाल ले, तो हमने क्या किया, 15 और 12, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होंगी तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया 3 × 5, हमें पता लग गया यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 4। तो देखिए यहाँ से मैंने 3 ले लिया, यहाँ से भी 3 ले लिया, तो 3 तो हो गया। उसके बाद मुझे 4 और 5 की जरूरत पड़ी, तो मैंने 4 और 5 ले लिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं, इसमें एलसीएम जब लिया हमने तो क्या है, हमें 15 पता लगा, हमें 3 आ गया। उसके बाद हमें पता लगा 5 इसमें बनाने के लिए चाहिए, उसके बाद मुझे 4 भी चाहिए। अब देखिए तिपचे 15 हो रहे, तो बचा कितना, 4, ये एफिशिएंसी इसकी आ गई। ओके, और वैसे ही 4 3 12 हो रहे, तो बचा कितना, 5, तो 12 पंजे ये हो गया। अगर मुझे टोटल वर्क भी निकालना है तो मैं अगर इनका दोनों को गुणा करूँगा सेम ही है। देखो 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। देखो क्यों, क्योंकि जो ये तो हमारे दिन है, टोटल वर्क होता क्या है, दिन और इनकी कार्य क्षमता कितनी है। अगर 15 दिन लग रहे, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 60 काम हो गया। ऐसे ही इसे 12 दिन लग रहे, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 60 काम हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही निकल रहा है। और हमेशा आप भी इसे शॉर्ट निकालें, ऐसा नहीं कि एलसीएम निकालने चले गए और आप लेंथ ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, फिर कैलकुलेशन फालतू बढ़ रही है। अब यहाँ से टोटल वर्क हमारा निकालने के लिए हम किसी में गुणा किए, तो अगर मैं 702 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, तो टोटल वर्क हमारा आ गया, वो कितना आ गया, 70 20। हमसे पूछा गया है कि टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव वाले पाइप को कितने मिनट लगेंगे। देखो ये डालने वाले पाइप है कितने, 16, 10 6 16, तो इसमें डाल रहे 16 और माइनस का सी कितना आ गया, 15। तो सी इधर गया, तो 16 माइनस का 15 सी, तो हमें पता लग गया सी जो है 1 मिनट में 1 निकाल रहा है। समझ रहे हो, तो हमसे पूछ रहा है उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर वो 1 मिनट में 1 निकाल रहा है तो 7020 निकालने में उससे कितने लगेंगे, एक की जरिए इतना ही टाइम लगेगा। आंसर आपका ये आ गया। ओके, क्योंकि 10 6 16 डाल रहा हूँ मैं, उसके बाद 15 बच रहा है। क्योंकि ये 15 क्यों बच रहा है, क्योंकि एक ये निकाल पा रहा है, 16 जा रहा है, एक ये निकाल रहा, तो इसकी एफिशिएंसी 15 आ गई। समझे, तब 15 अंदर जा रहा है पानी। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन तरफ। एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलती है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलती है। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। हमसे क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है ये स्टेशन है ए और बी, इनकी बीच की दूरी कितनी दी गई, हमें दी गई 855। ओके, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से जो ट्रेन चल रही है वो कितनी, इसकी स्पीड है 216 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जो चल रही है उसकी है स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, 45 मिनट बाद बी से एक दूसरी ट्रेन चलती है, इसका मतलब 45 मिनट तक ए अकेली चलती है, तो ये 60 मिनट में जाती है कितनी, 216। तो ये 45 मिनट में कितनी जाएगी, अगर मैं इसे काटूँ, 4 से काटा, 4 15 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, तो यहाँ से इस 15 3 गुणा किया तो ये कितना हो गया, 45, तिचौक 12, 2 हाथ से लगे, 1 तिरछे 15 1 16। तो मुझे पता लगा इसने ना 162 किलोमीटर कवर कर लिया 45 मिनट में, 162 किलोमीटर इसने कवर कर दिया। इसका मतलब है कि 855 में से 162 कवर हो गया, कितना बचा, अब 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 1 गया 6। तो हमारे पास अब ये दूरी जो बची है ये बची है 693। लेकिन यहाँ पे केस अब पता क्या बन रहा है, अब ये कह रहा है अब ट्रेन बी भी चलनी स्टार्ट हो गई। जब बी भी स्टार्ट हो गई है तो 216 की तरफ से तो ये जाएगी,
मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, तो एक घंटे में दूरी कितनी कवर हो रही? 216 ये चल रही, 15 ये चल रही, तो ये कितना हो गया? 15 दूनी 30, 31, ये हो गया 231। 231 एक घंटे में कवर कर रहे, तो 693 करने में तो कितना टाइम लगेगा? तो 693 करने में टाइम जो लगेगा वो लग जाएंगे 200, 693/231, तो इन्हें लगा 3 घंटे। तो 3 घंटे में ये टोटल कवर हो जाएगी और ये यहीं कहीं मिल जाएंगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा है तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब देखिए 3 घंटे में कवर हो रहा है, तो बी जो चली है ना, बी ने क्या किया, बी 15 किलोमीटर/घंटा क्या चल रही, उसने 3 घंटे चला, तो एक घंटे में अगर 15 चल रही तो 3 घंटे में कितनी 45 चलेगी। ठीक है, और वो आके यहाँ पे कहीं कहीं मिल जाएगी। तो 45 अगर मैं 855 में से अगर मैं 45 कम कर दूंगा तो कितना आ गया 810। तो 810 किलोमीटर ये कवर कर चुकी होगी ए से, और ए से जो दूरी होगी वो 810 किलोमीटर होगी। यही हमसे पूछा गया है कितनी दूरी पर ए से मिलेगी, तो 810 किलोमीटर पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कक्षा 10 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की और कक्षा 12 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी का अनुपात बताइए। तो कक्षा 10 में वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं, 14। वहीं 12 में कितने हैं, 18। तो इनका अनुपात पूछा गया 14:18। 7:9 हो गया, 2 से काटा, 2 में 18, तो ये आ गया आपका 7:9, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्कूल में सभी कक्षाओं से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सभी कक्षाओं से क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले हैं कितने, ये हैं, तो कितना है 55, उसके बाद 42, उसके बाद 28, उसके बाद 53। तो 8 2 10, 5 15 और 3 18 की 8 यहाँ से लगी 1, 6 4 10, 2 12, 12 5 17, तो ये कितने आ गए 178, यही पूछा गया है। आसान आसान से क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहे हैं, शहर बी में देखो प्रत्येक शहर में ये दी गई साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है शहर बी में निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर बी में महिलाएं हैं कितनी, ये तो कुल संख्या है, ये देखिए 56,000, और महिलाएं कितनी है 32,000। महिलाएं जो दी गई हैं वो कितनी है 32,850। इसका क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है, हमसे पूछ रहा है निरक्षर महिलाएं ज्ञात कीजिए। तो शहर बी में जो हैं 70% साक्षर हैं, तो निरक्षर कितनी हो गई, अनपढ़ जो है वो कितनी 30%, तो बटे 100। तो 16 आउट किया मैंने, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा का 3 का गुणा किया, 3 × 15 हासिल लगी, 3 × 15 हासिल लगी 1, 3 8 24 1 25, बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 3 9, तो आपका कितना आ गया 98 55, यही आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ई में हैं कितनी महिलाएं, ई में महिलाएं जो हैं वो कितनी है 21,000। ओके, और साक्षर महिलाएं ई में कितनी हैं 74%, तो इसका मैं 74% निकाल लेंगे। तो 2 0 से ये 2 0 खत्म, बचा कितना 21 का गुणा किया इसमें 0, तो 21 चौको 84, बचा कितना 8, और 21 सत्ते होता है कितना 147, 147 और 8 जो हो गया कितना हो गया 147, 8 हो गया 155, ये आंसर हो गया 15,540 जो आपका आ गया। ये शहर ई में साक्षर महिला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शहर डी में पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। डी में पुरुष की संख्या देखो, टोटल संख्या कितनी है डी में 54,500। उसके बाद महिलाएं कितनी हैं 31,950। 31,950 अगर मैं टोटल संख्या में से घटा दूंगा तो पुरुष संख्या पता लग जाएगी। तो 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये आपका कितना आ गया 22,550, यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज रविवार है, 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज अगर संडे है तो 73 बाद क्या दिन होगा, तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो और दिन कितने आ गए 3 दिन, क्योंकि 7 × 70 बचे 3, तो आज संडे है तो संडे बाद क्या आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यही आपका आंसर हो गया, मतलब बुधवार आएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे पूछा ये श्रृंखला दी गई है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जे को 10 में नोट किया, बी को 2, ई को 5, एच को 8, तो क्या है देखो जे अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। तो हमसे पूछा 21 किस नंबर पे आता है, 21 जो आता है वो यू आता है 21 नंबर पे, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। तो क्या कहता है, निष्कर्ष क्या निकालता है, प्रत्येक कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है, जॉन का कुत्ता सबको जगाने के लिए भौंकता है, ये बात है ना।
प्रत्येक कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। ये क्या बात हुई प्रतिदिन? यहाँ सिर्फ कथन में जॉन की बात कर रहा है, जॉन का कुत्ता 3 बजे भौंकता है। उसके बाद कहता है जॉन का कुत्ता सबको जगाने के लिए भौंकता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक हमारी जो बुआ जी हैं, उनके पड़ोस में एक घर में एक कुत्ता रहता है। तो उन्होंने कुत्ता पाल रखा है। तो गर्मियों में क्या होता है, मैं देखता हूँ वो ना उसको कुत्ते को अपने छत पे बांध देते हैं, और सारे के सारे उस घर के जितने भी लोग हैं वो सब नीचे सोते हैं, और कुत्ता अकेला छत पे रहता है। पता नहीं क्यों मानते हैं, मुझे नहीं पता। बट देखता क्या हूँ, वो ना कुत्ता पूरी रात भौंकता रहता है ऐसे ही। अब मुझे नहीं लगा वो जगाने के लिए भौंकता है। हाँ, वो सोने जरूर नहीं देता, ये ज़रूर होता है। और बहुत भौंकता है, और मुझे पता नहीं वो लोग क्यों मानते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जबकि वहाँ पे बंदरों का इतना कहर है, किसी दिन उस कुत्ते के ना पछनाड़े उड़ जाएंगे। तो वो जगाने के लिए तो नहीं भौंकता है। हाँ जी, ये है, सोने जरूर नहीं देता है। ये दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसके ऑप्शन इसके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, सही है कि नहीं। सही है इसके ऑप्शन। अच्छा, देखते हैं। अगर मैं पहला रखता हूँ तो क्या है, 11 × 99, सॉरी 11 × 9 प्लस के 4 तो बराबर 47। तो देखिए ये 99 हो जाएगी जाना, ये तो पहला तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद 9 × 36, अगर मैं पहला दूसरा रख रहा हूँ तो 9 × 36 और 11, ये दूसरा कहीं ना कहीं सही है। देखो 11 प्लस के 9 गुणा 4 इजिकल टू कितना, 47। तो हमने सॉल्व आउट किया, क्या हो गया, 9 × 36, तो 11 और 36, तो ये कितना आपका हो गया, 47। तो ये 11 36 47 इजिकल टू 47। तो ऑप्शन नंबर बी, और शायद ऑप्शन नंबर डी भी सेम ही दिया गया सर। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो ये कटा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, क्या कार्यस्थल पर फैशन प्रस्त कपड़ों को प्रतिबंध करना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ, मान्य ड्रेस कोड होने पर लोग अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब आप फैशन प्रस्त कपड़े पहने हो तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो कोई नहीं है। अगर हाँ सद्भावना कोई बात करते चलो समझ में आ रहा है कि हाँ सारे लोग एक जैसे कपड़े पहन के आए, या जैसे स्कूल में होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये एक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति है और इसलिए उसका मौलिक अधिकार है। हाँ सही बात है, अपनी अभिव्यक्ति है, हम कुछ भी पहने, क्या मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, तर्क। बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन देखिए आप क्या है। इसके ऑप्शन एक बार चेक करने पड़ेंगे। हाँ, जिसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया प्लस इंटू इंटू प्लस। उसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लस इंटू डिवाइड माइनस। तीसरा है प्लस डिवाइड इंटू प्लस। उसके बाद है इंटू माइनस डिवाइड बाई प्लस, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर मैं पहले को लेकर चलता हूँ, देखिए क्या है, हमें संख्या दी गई 3 2 इज इक्वल टू 75 3 इंटू 5। अब देखिए कैसे चेक कैसे करते वो देखिए आप। इसमें क्या है, 14, अगर मैंने गुणा कर लिया तो चलती हूँ 42, 42 दूनी हो गया, क्योंकि 14 3 42 ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, देखो 75 का यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल आएगा, यहाँ पे इसके बाद मल्टीपल आएगा, तो ये बहुत संख्या बड़ी हो जाएगी। और ये कहाँ 42 दूनी 84 की लगभग रहेगी, ये 75 गुणा 3 हो जाएगी। तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया तो क्या है, 14 गुणा कितना 3 और डिवाइड बाई कितना है 2, सॉरी यहाँ जो है ना ये प्लस है, पहले प्लस है ना, तो 14 प्लस का 3, फिर क्या आता है गुणा 2, उसके बाद 75 का डिवाइड बाई कितना है 3, क्योंकि इसके चांस लग रहे हैं कि इसमें भाग आ रहा है, तो ये 75 ना छोटा हो जाएगा। तो देखो 75 से मैंने ये काटा कितना हो गया 25, 25 या 75 माइनस का 5, उसके बाद 3 दूनी 6 और 14 6 कितना हो गया 20, तो 20, और इधर भी 25 में से 5 गया तो 20, तो ये 20 इक्वल टू 20 आ गया। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऐसे तीसरा अगर चेक करते तो क्या है, इसमें देखो 2 गुणा फिर आ रहा है, तो 75 गुणा अगर 3 करेंगे ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक सब्जी के नाम का अक्षर UIPNT और R अक्षर दिए गए, इन अक्षरों को सही ढंग से प्रोनाउंसिएट कीजिए। तो निम्नलिखित शब्द का तीसरा अक्षर क्या है। तो इनसे जो बना है शब्द बना है, अब भैया कि आपको सब्जियों के नाम पता होना चाहिए। तो ये जो बन रहा है वो बनना है TURNIP, टर्निप। और टर्निप होता है जिसे शलजम बोलते हैं। तो इसका पूछा गया तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर है आपका R। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
ये हमें श्रृंखला दी गई, उससे पूछा अगला टर्म क्या है। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, इसमें आप देखेंगे तो क्या है, शुरू के स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, 2 अक्षर और लास्ट के 2 कम कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में -2 हो गया। उसके बाद क्या है, +1 किया। देखो यहाँ इसे दिया गया, उसके बाद ए में क्या है, देखो एन बढ़ा यहाँ से और एस बढ़ा, तो ये यहाँ तक था, देखो ये वाला एन बढ़ गया और ये वाला इसका एस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक सीरीज में क्या हुआ, +1 कर दिया अक्षर। उसके बाद क्या करें, फिर 2 घटा रहे, तो ये देखो एन ये माइनस हो गया और ये आई एस हटा गया, तो एल पे ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है, ये फिर 1 बढ़ाएंगे, तो देखो ए बढ़ा यहाँ पे आई बढ़ा, तो अब की बार क्या होंगे, फिर 2 कम होंगे, और 2 कम होंगे तो स्टार्टिंग के 2 कम हो जाएंगे, तो बचा क्या, CHOINDIVIDUA, क्योंकि लास्ट वाले भी 2 खत्म हो जाए तो LI खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कुछ साइकिल वाहन हैं, सभी वाहन मोटर हैं, तो क्या निष्कर्ष निकालते, कुछ साइकिल मोटर हैं, कुछ साइकिल मोटर हैं। अगर वाहन से वाहन सभी वाहन कुछ वाहन मिल जाएंगे तो कुछ साइकिल मोटर है, पहला सही है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कोई साइकिल मोटर नहीं, देखो पॉजिटिव सेंटेंस से कभी नेगेटिव नहीं बन पाएगा, तो आपका पहला एक ही सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कुछ सड़कें गलियां हैं, सभी गलियां मार्ग हैं, कुछ मार्ग बॉक्स हैं, तो क्या निकाला, निष्कर्ष हमसे निकाल रहा है, कुछ सड़कें मार्ग हैं, कुछ सड़कें मार्ग हैं, तो गलियां से सड़कें, हाँ हो सकता है, कुछ सड़कें मार्ग हो सकते हैं, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ बॉक्स गलियां हैं, कुछ बॉक्स गलियां हैं, कुछ बॉक्स जो हैं गलियां हैं, कुछ बॉक्स गलियां मिल नहीं रही, नहीं है, तो आपका पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ में दी गई श्रृंखला DIG, तो डी होता कितने पे, 4 पे, आई होता 9 पे, जी होता 7 पे, इसको क्या लिखा, एच होता 8 पे, आर होता 18 पे, और एन जो होता है वो कितने पे, 14 पे, तो इसका मतलब है इसका ठीक 2 गुना कर रहे हैं, ओके। तो इधर भी हो जाएगा, जे होता कितने पे, 10 पे, ए कितना 1 पे, 13 होता एम होता 13 पे, तो इसका 2 गुना क्या है, 20, इसका 2, 13 दूनी 26, तो 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है टी, 2 पे क्या आता है बी, और 26 पे क्या आता है जेड, तो TVZ आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे पूछा गया है उपरोक्त जी की जल प्रथम का, ये जल प्रथम अगर प्रथम यहाँ लगा हुआ नीचे, तो ये ना संख्या उलट जाएंगी, जैसे अगर 9 ऐसा है तो ये 9 उल्टा हो गया, कैसे बनेगा, तो ये ऐसा 9 बन जाएगा। तो कौन कौन ऑप्शन में है, तो देखो इसमें पहला ऑप्शन जो पहला तो है, हो सकता है इसमें ए बना रहा है, तो ए तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये भी हो सकता है, इसमें तो सीधे सीधे ही 9 बन रहे, तो ये नहीं होगा। अब देखिए पहले दूसरे चक्कर 4 होंगे उल्टे बनेंगे, तो 4 कैसे बनेंगे, 4 ऐसे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 उल्टे बनेंगे, तो 5 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो 4 5 अभी तक ठीक है। एम है, एम उल्टा बनेगा, तो एम कैसा बनेगा, अगर ऊपर है तो नीचे बनेगा एम, इसमें एम सीधा बना दिया, तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है गॉड को ये लिखा गया, जैसे गॉड को क्या लिख रहा है, तो वो गॉड के जी के पहले कौन सा अक्षर आता है, एफ, और जी के बाद कौन सा अक्षर आता है, एच। ऐसे ही ओ के पहले क्या आता है, एन, ओ के बाद क्या आता है, पी। ऐसे ही डी के पहले क्या आता है, सी, और डी के बाद क्या आता है, ई। तो यही पहले और बाद के अक्षर किए गए हैं, तो ऐसे ही क्या है, ईट को हम क्या लिखेंगे, ई के पहले क्या आता है, डी, ई के बाद क्या आता है, एफ, ए के पहले क्या आता है, जेड, ए के बाद क्या आता है, बी, टी के पहले क्या आता है, एस, टी के बाद क्या आता है, यू। तो आपका क्या हो गया, DFZ बी, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है यहीं पे, और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये वीडियो मिल जाए। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कंटिन्यूस चलेंगे जब तक एग्ज़ाम हो रहा है आपका, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट द डे जो चल रही है क्लास वो भी आप लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी इसके रिपीट क्वेश्चन आ रहे हो वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपको करने में सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।